Hello all my dear students, a precious good morning to all of you. I am Ajay Prakash Tiwari, your biology teacher, and I am present here with a new topic, that is what? Infertility, and how we will just cure the infertility and what are the assistant reproductive techniques. And up till now in the previous video we have discussed about the sexually transmitted disease part number 2. So let's quickly start without wasting the time. The topic infertility. So as it suggested by the name, here parents are not able to produce offspring. Parents are not able to produce offspring. Infertility means that, या हम क्या कह सकते हैं, दिस इज द condition where parents are incapable of producing offspring. ठीक है बेटा, तो इनफर्टिलिटी का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे पेरेंट्स जो है इनकैपेबल होते हैं ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने के लिए. इसका रीज़न क्या हो सकता है? रीजंस में हम यहाँ पे बेटा देखेंगे. फर्स्ट, दिस विल बी अ फिजिकल रीजन, इट मे बी कंजेनाइटल ऑल्सो, इट मे बी ड्यू टू सर्टेन काइंड ऑफ मेडिसिन्स, और वी कैन राइट medicines or drugs, or it may be due to, or it may be physical, it may be congenital, it will be due to medicine or drugs, and it may also be due to diseases. Physical means that here reproductive organs are not working properly or they are not developed properly. Congenital means that they may present since birth, or this is inherited disease or any kind of disease due to that it presents since birth, or hormonal, or we can say that chromosomal disorders. Next one is medicines and drugs. लगातार किसी भी मेडिसिन का यूज़ किया गया, ड्रग्स का यूज़ किया गया, तो वो भी इनफर्टिलिटी कर सकता है. एंड वेरियस काइंड ऑफ डिजीजेस, वी विल इंक्लूड हियर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस दैट मे कॉज इनफर्टिलिटी. लेट्स डिस्कस वन मोर. immunological, this is important. Here sperm antibodies are produced. यहाँ पे बेटा इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या होती है कि स्पर्म एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन होता है. नाउ वी विल डिस्कस सेपरेटली कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस इन मेन. ठीक है, मेन यानी जो मेल होते हैं उसमें कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी क्या हो सकती है? फर्स्ट, लो स्पर्म काउंट, एंड दिस लाइन इज इंपॉर्टेंट. लो स्पर्म काउंट, दैट इज ऑल्सो नोन एज ओलिगोस्पर्मिया. लो स्पर्म काउंट और ओलिगोस्पर्मिया इज द मोस्ट कॉमन रीजन in the case of male, due to that it may be fertility. Next, blocked was difference or defect in transport channel. Next, or we can say that less motility in स्पर्म्स बेटा यहाँ पे क्या होते हैं, लेस मोटाइल होने की वजह से उनमें प्रॉपर तरीके से रेस नहीं हो पाती और वो साइमल्टेनियसली फैलोपियन ट्यूब में पहुँच नहीं पाते. तो लो स्पर्म काउंट इज द प्रीमियर कैरेक्टर. ब्लॉक्ड वॉस डिफरेंस और ब्लॉकेज इन द ट्रांसपोर्टरी मैकेनिज्म. नेक्स्ट, लेस मोटाइल स्पर्म्स. नेक्स्ट वन इज malform स्पर्म्स. ऐसे स्पर्म
जो क्या है, कमजोर बन गए हैं। तो ये सारे रीजन हो सकते हैं कहाँ, एक मेल में। लेट्स कंसीडर वन मोर, स्पर्म एंटीबॉडीज। स्पर्म एंटीबॉडीज, तो ये बेटा कुछ कारण है कहाँ, मेल में, जिसकी वजह से क्या होता है, इनफर्टिलिटी हो सकती है। नाउ वी विल डिस्कस द रीजन इन द केस ऑफ फीमेल। तो यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं फीमेल्स में क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सो इन द केस ऑफ फीमेल्स बहुत ही कॉमन है, फर्स्ट वेरी कॉमन, ब्लॉक्ड फैलोपियन ट्यूब। ब्लॉक्ड फैलोपियन ट्यूब, अगर फैलोपियन ट्यूब जो कि दो या जिसको आप कहते हो ओविडक्ट, उसमें ब्लॉकेज है तो क्या होता है, वहाँ पे भी फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। सेकेंड, डिसऑर्डर्स और डिफेक्ट्स इन यूट्रस और सर्विक्स। सर्विक्स में या यूट्रस में अगर कोई ऑर्गन माल फंक्शनिंग है, प्रॉपरली वो काम नहीं कर रहे हैं या कुछ डिफेक्ट्स आ गए, ठीक है, तो उसकी वजह से भी ये हो सकती है इनफर्टिलिटी। पहला जो सबसे मेन रीज़न है बेटा ब्लॉक्ड फैलोपियन ट्यूब है, दूसरा है डिसऑर्डर और डिफेक्ट्स इन द यूट्रस और वी कैन राइट सर्विक्स। थर्ड दैट इज स्पर्म एंटीबॉडीज, स्पर्म एंटीबॉडीज। तो ये बेटा तीन कारण होते हैं फीमेल्स में ज़्यादातर इनफर्टिलिटी के, ब्लॉक्ड फैलोपियन ट्यूब, डिसऑर्डर और डिफेक्ट्स इन यूट्रस और सर्विक्स एंड स्पर्म एंटीबॉडीज। So this was all about the infertility and cause of infertility in male and female respectively. Now we will discuss that how we will prevent or how we will cure these problems or how we can overcome the problem of infertility. आप infertility से कैसे बचोगे, अब हम वो डिस्कस करने वाले हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ infertility. Treatment of infertility. So if omens are not ovulating, then we can use दो मेथड यूज कर सकते हैं बेटा। अगर ओमेन ओवुलेट नहीं कर रही है, फर्स्ट फर्टिलिटी ड्रग्स आर यूज इन द केस ऑफ इफ ओमेन्स आर नॉट ओवुलेटिंग। सो हियर क्लोमिफेन citrate tablet is given for 6 months. Clomiphene tablet is given for 6 months and omens start ovulating. अगर ओमेंस में ओवुलेशन नहीं हो रहा था तो हम क्या देते हैं बेटा, क्लोमिफेन सिट्रेट टैबलेट देते हैं, ओके, जिसको आप कॉमनली इसको हम कहते हैं और कॉमनली नोन एज कोमोइड। ये जो प्रॉपर या हम कह सकते हैं कॉमन नेम है उस ब्रांड का जिसमें हम क्लोमिफेन सिट्रेट टैबलेट देते हैं, कोमोइड है, या और भी हो सकते हैं। तो अगर ओमेन में ओवुलेशन नहीं हो रहा है उस कंडीशन में हम ये क्लोमिफेन टैबलेट देते हैं, इसकी वजह से वोमेन्स क्या कर देती हैं, ओवुलेशन स्टार्ट हो जाता है। बट हियर रिस्क ऑफ मल्टीपल प्रेगनेंसीज बिकॉज by using this they can produce more than one egg। यानी क्लोमिफेन सिट्रेट टैबलेट का यूज करने की वजह से ओमेन्स एक से अधिक ओवम या एग रिलीज कर सकती हैं। इस वजह से ये मल्टीपल प्रेगनेंसी का एक कारण हो सकता है, ठीक है। सेकंड क्या है बेटा,
hormonal injection, or we can write here injectable hormone. ये हम कब यूज करते हैं बेटा? if omens are not ovulating, if omens are not ovulating after use of clomiphene for 6 months, then hormone injection is given that may contain FSH and LH for ovulation, but there is a risk of multiple pregnancies also here. ठीक है बेटा, यानी दो तरीके हमने आपको बताए. फर्स्ट बाय यूजिंग द फर्टिलिटी ड्रग एंड सेकेंड बाय यूजिंग द इंजेक्टेबल हार्मोन वी कैन क्योर द प्रॉब्लम ऑफ इनफर्टिलिटी. ठीक है. थर्ड दैट इज व्हाट? थर्ड दैट इज लास्ट. वी कैन राइट हियर थर्ड, रिमूवल ऑफ blockage of fallopian tube by minor surgery. यानी 3 तरीके हैं इनफर्टिलिटी को ट्रीट करने के. पहला है बाय यूजिंग फर्टिलिटी ड्रग जिसमें क्लोमिफीन से ट्रीट होता है. सेकेंड है इंजेक्टेबल हार्मोन, अगर इसका ड्रग का यूज़ करके नई प्रेगनेंसी हुई तो हम इंजेक्टेबल हार्मोन देते हैं. और तीसरा जो तरीका है, अगर ब्लॉकेज था कहाँ? फैलोपियन ट्यूब में, तो फिर उसको क्या कर देते हैं? माइनर सर्जरी से रिमूव कर देते हैं. सो दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट? क्योर और ट्रीटमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी. नाउ इफ ऑल दिस नोट क्या है? इफ ऑल दीज methods are failed, then we use असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज. यानी अगर ये सारे तरीके फेल हो गए और प्रेगनेंसी नहीं हो पाई, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं? आर्ट्स का यूज़ करते हैं, यानी असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज का यूज़ करते हैं. हमारा अगला टॉपिक इसका मतलब क्या है? आर्ट्स, असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी. और नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट? ARTs, दैट इज व्हाट? असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव technologies. What is this? But remember one thing, that there are 2 ARTs. एक इस तरह से लिखा मिलेगा आपको, दूसरा भी इसी तरह से लिखा मिल सकता है. तो दोनों में डिफरेंस क्या है? इसका मतलब है एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी. दिस इज गिवन टू एड्स पेशेंट. जो एड्स का पेशेंट होता है उसको हम एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी देते हैं. और दूसरी आपकी आर्ट्स क्या है? असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज. तो कंफ्यूज मत होइएगा, एक आर्ट का मतलब है एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी और दूसरे आर्ट का मतलब है असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज. ठीक है बेटा. तो यहां से हम देखेंगे दिस टेक्निक इज used for those parents who are not able to produce offspring by using fertility drugs, injections and removal of blockage
एंड रिमूवल ऑफ ब्लॉकेज, यानी फर्टिलिटी ड्रग का यूज कर चुके हैं, फर्टिलिटी ड्रग यूज करने के साथ साथ इंजेक्शन का भी यूज हो चुका है, ब्लॉकेज भी हटाया गया, उसके बाद भी प्रेगनेंसी नहीं हुई, तो एक ही रास्ता बचता है असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज का यूज किया जाए। सो असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे? फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वन इज IVF और वी कैन राइट टेस्ट ट्यूब बेबी, टेस्ट ट्यूब बेबी, दिस इज व्हाट इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और टेस्ट ट्यूब बेबी। नेक्स्ट वन इज गिफ्ट, what is gift? Gamete intrafallopian transfer. Next one is gift, gift one is zygote intrafallopian transfer. Next one is AI, artificial insemination. Next one is ICSI, this is what intracytoplasmic sperm injection. Many more, IUI, इंट्रा यूटेराइन इंजेक्शन, और टाइम आ गया है कि लगा लें ETC। पहले डिस्कस करेंगे किसका? IVF, और वी कैन राइट इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, और वी कैन अगेन राइट टेस्ट ट्यूब बेबी। तो आज हम केवल इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, IVF और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और टेस्ट ट्यूब बेबी। तो थोड़ा सा पहले स्टैट्स देख लेते हैं, एंड दिस वन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशंस। ठीक है, तो स्टैट्स में क्या देखेंगे? फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी, फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी वॉज, कौन थे पहले टेस्ट ट्यूब बेबी? लुइस जॉय ब्राउन। पहला टेस्ट ट्यूब बेबी पूरे वर्ल्ड में कौन था? लुइस जॉय ब्राउन। डेवलप्ड बाय डॉक्टर स्टेप्टो एंड आर एडवर्ड। डॉक्टर स्टेप्टो एंड आर एडवर्ड ने दुनिया के पहले टेस्ट ट्यूब बेबी को, जिसका नाम लुइस जॉय ब्राउन था, डेवलप किया। बात कर लेते हैं इंडियाज फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी। इंडियाज फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी वाज, आप सभी को पता है, कनुप्रिया अग्रवाल। कनुप्रिया अग्रवाल कौन थे? इंडिया की सबसे पहली टेस्ट ट्यूब बेबी कनुप्रिया अग्रवाल, जिनका दूसरा नाम क्या था? दुर्गा। was developed by डॉक्टर सुभाष मुखर्जी ने इंडिया की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी, जिनका नाम कनुप्रिया अग्रवाल या दुर्गा था, इनको डेवलप किया था। ठीक है बेटा, तो ये था कुछ स्टैट्स। इसमें हम करते क्या हैं, एक नॉर्मल सा प्रोसीजर आपको समझाता हूं, फिर स्टेप बाय स्टेप हम इसको आगे लेके चलेंगे। हियर वी जस्ट कलेक्ट द एग फ्रॉम द ओमेन, और वी कैन से दैट फीमेल, एंड वी ऑल्सो कलेक्ट द स्पर्म और सीमेन फ्रॉम द मेल। यानी एग और सीमेन का हम कलेक्शन करते हैं, उसको हम एक चैम्बर में रखते हैं, फिर वहाँ पे हम फर्टिलाइजेशन के लिए अलाउ करते हैं। फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट बनता है, जायगोट के बाद फिर एम्ब्रियो बनता है, और फिर उस एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। बहुत ही सिंपल सा मैकेनिज्म है, बट इतना सिंपल नहीं है जितना आपको लगता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रोसीजर्स क्या क्या हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे प्रोसीजर ऑफ IVF। तो बेटा हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। सबसे पहले हम एक ब्रीफ समरी देखते हैं, उसके बाद डिटेल में स्टडी करेंगे। द फर्स्ट स्टेप इज हियर suppression of normal menstrual cycle। तो फर्स्ट स्टेप क्या है? सप्रेशन ऑफ नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल। सेकेंड वन इज हियर सुपर ओव्यूलेशन। पहले स्टेप में मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो कि नॉर्मल है सप्रेशन, दूसरे स्टेप में बेटा सुपर ओव्यूलेशन। थर्ड स्टेप रिट्रीविंग ऑफ एग, एग को रिट्रीव किया जाता है। स्टेप नंबर 4 इंसेमिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन, इंसेमिनेशन एंड
फर्टिलाइजेशन हमारा स्टेप नंबर 4 है एंड द लास्ट स्टेप इज एम्ब्रियो ट्रांसफर। एम्ब्रियो ट्रांसफर जिसे शॉर्टकट में हम कहते हैं ET। Okay then students, so all these were the steps. Now we will discuss in very detail. So step number 1 was suppression of normal menstrual cycle. This is done by giving drugs those contain प्रोजेस्टेरॉन। यानी हम कुछ ड्रग्स का यूज़ करते हैं जिसमें मेजरली में क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन होता है, तो उससे नॉर्मल जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो सप्रेस हो जाती है। व्हाट इज द नीड ऑफ सप्रेशन ऑफ नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल? बिकॉज वी कैन कलेक्ट द एग्स अकॉर्डिंग टू आवर नीड और आवर डिजायर। जब नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी, हम जब चाहेंगे तो ओवुलेशन करा के और एग को कलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा है सुपर ओवुलेशन। ये स्टेप नंबर 1 वॉज दिस। सेकेंड वन इज सुपर ovulation. What is super ovulation? नाम सही क्लियर है। Here more than one eggs are released due to FSH हार्मोन। FSH हार्मोन हम इंजेक्ट कर देते हैं जिससे मोर देन 1 एग रिलीज होते हैं। व्हाट इज द नीड ऑफ दिस? If we have more egg, then we can just transform more embryos. हम ज़्यादा एग होगा तो ज़्यादा एम्ब्रियो बना सकते हैं क्योंकि स्पर्म हमारे पास असंख्य पहले से ही मौजूद हैं। थर्ड वन इज दैट रिट्रीविंग ऑफ एग्स। यानी अगर हमने एग को क्या कर लिया, बना लिया है, तो उसको क्या करते हैं, हम उसको रिसीव करते हैं। कैसे? दिस इज डन by needle that is attached with this is done by needle that inserted through vagina into ovary, or may directly injected into ovary to collect the egg। ठीक है, एक सिरिंज या एक निडल हम क्या करते हैं, वाजाइना से या डायरेक्ट ओवरी में क्या करा देते हैं, इंटर कराते हैं और फिर वहां से एग को क्या कर लिया जाता है, कलेक्ट। कैसे? needle is connected or attached with suction pump that suck the egg or ovum। यानी जो निडल होती है बेटा, वो क्या करती है, उसको हम एक सक्शन पंप से क्या करते हैं, अटैच करते हैं, और वो जब अंदर जाती है तो वो सक्शन क्या करता है, उस ओवम या एग को सक कर लेता है। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, eggs are also collected by minor surgery called follicular aspiration। यानी एक माइनर सर्जरी करके भी हम क्या करते हैं, नीडल को इंसर्ट करके और एग या ओवम को बाहर ला सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं फॉलिकुलर एस्पायरेशन। तीसरा स्टेप हमारा बेटा है, चौथा स्टेप है इंसेमिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। इंसेमिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन, यहाँ पे क्या होता है, स्पर्म एंड एग्स आर केप्ट sperms and eggs are kept in chambers, and after
after few hours sperm enters into ovum or egg, or it may be directly injected by ICSI, इसको हम क्या कहते हैं, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक इंजेक्शन। यानी अब हमने क्या किया, एग और स्पर्म को ऑलरेडी कलेक्ट कर रखा था, फिर एक इनको चैम्बर में रखा गया, नेचुरल तरीके से स्पर्म रीच कर जाएगा ओवम तक। अगर ये नहीं हुआ तो हम फिर क्या करते हैं, ICSI इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, यानी सीधा स्पर्म को हम कहाँ इंजेक्ट कर देते हैं, ओवम में। तो इट में बी डायरेक्टली इंजेक्टेड बाय ICI इंट्रा साइटोप्लाज्मिक इंजेक्शन इनटू द ओवम में हम सीधा भेज देते हैं। तो दो रास्ते थे, हमने आपको दूसरा बता दिया। लास्ट में हम क्या करते हैं, स्टेप नंबर 5, इसको हम कहते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफर। स्टेप नंबर 5 में क्या होगा, एम्ब्रियो ट्रांसफर होगा। हियर एम्ब्रियो इज ट्रांसफर्ड टू फैलोपियन ट्यूब और यूटेरस बाय कैथेटर। यानी एक डिवाइस होती है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है कैथेटर, उसके माध्यम से हम एम्ब्रियो को यूटेरस या फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट है बेटा, व्हेन वी यूज IVF का यूज हमें कब करना है, फर्स्ट इन द केस ऑफ ब्लॉक्ड फैलोपियन ट्यूब, और जो वर्ल्ड का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी बनाया गया था इसी ब्लॉक्ड फैलोपियन ट्यूब की वजह से बनाया गया था। सेकेंड, लो स्पर्म काउंट, अगर स्पर्म काउंट कम है तो उस कंडीशन में। थर्ड है बेटा, आफ्टर यूज ऑफ फर्टिलिटी ड्रग एंड इंजेक्शन, अगर फर्टिलिटी ड्रग और इंजेक्शन का यूज करने के बाद प्रेगनेंसी नहीं हुई तो उस कंडीशन में हम इस टेक्निक का यूज करेंगे। इसके बेटा रिस्क कौन कौन से हैं, तो यहां से देख लेते हैं। रिस्क ऑफ IVF, पहला वोमिटिंग, नॉर्मल से होते हैं, वोमिटिंग, नोजिया, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो सकती है। इसके साथ साथ एब्डोमिनल पेन हो सकता है, और इसके साथ साथ एक और देख लेते हैं, लैक ऑफ स्लीप, वन मोर, हॉट फ्लसेज यानी चेहरे पे बहुत ज़्यादा हीट का एहसास होता है। तो ये सभी रिस्क हैं किसके, IVF के। कब यूज़ करेंगे, जब फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक होगी, स्पर्म का काउंट लो हो सकता है, ये फीमेल्स में, ये मेल्स में, या फीमेल ने फर्टिलिटी ड्रग और इंजेक्शन का यूज़ किया उसके बाद भी उसको सक्सेस नहीं मिले। अब इसका रिस्क क्या है, वोमिटिंग, उल्टी हो सकती है, नोजिया, आपको ऐसा लग सकता है कि थकान है, सर्दी खांसी जुखाम या हल्का फीवर भी एहसास हो सकता है, डिफ़िकल्टी हो सकती है ब्रीदिंग में, और पेट में दर्द हो सकता है, और सोने में थोड़ा नींद की कमी आ सकती है, क्योंकि अगर पेट में दर्द होगा तो नींद तो वैसे भी नहीं आएगी। दिस वाज ऑल अबाउट द फर्स्ट टेक्निक, दैट इज ART। अब हम आगे वीडियोस में बेटा गिफ्ट, AI और भी जितने भी टेक्निक्स हैं और फीटल डिसऑर्डर्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद, कीप स्माइलिंग।